हेलो एवरीवन, दिस इज यूकी। क्या और कोई बात नहीं बताई? जैसे कि किसी ने आयशा से बदतमीजी की हो या फिर उस पर अपना एटीट्यूड दिखाया हो। ट्रिविन ने तुरंत जवाब दिया, अरे ये सब तो यंग मास्टर बिविन के वापस आने पर ही क्लियर होगा। निसिस ने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आयशा ने पूरे ईस्ट सी की सिक्योरिटी बढ़ाने की डिमांड की है। लगता है उसे वहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर मिली है। ट्रिविन ने तारीफ करते हुए कहा, भले ही वो उम्र में छोटी है, लेकिन भाई बंदी में गट्स तो हैं, जो भी करती है डंके की चोट पर करती है। निसिस ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ कहा, मुझे लगता है वो 2 दिन में पहुंच जाएगा। मैं जाकर आयशा के वेलकम की तैयारी करता हूं, आखिर रास्ता भी तो छोटा ही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि आयशा के वापस आने के रास्ते में कुछ लोग पहले से ही घात लगाकर बैठे हैं। और जानते हो ये कौन है? ये वही लोग हैं जो पहले आर्सन के रूम में चुपके से घुस गए थे। अब आयशा को किस तरह के डेंजर का सामना करना पड़ेगा, ये तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। उधर आर्सन फाइनली अपने प्यार से दोबारा मिला, लेकिन बेचारे की किस्मत तो देखो, अभी वो अपनी लवर से 2 मीठी बातें भी नहीं कर पाया था कि कुछ बिन बुलाए मेहमानों ने कबाब में हड्डी डाल दी। आर्सन बिना टाइम वेस्ट किए सरपट भागते हुए अपने मेन बेस वापस आया। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद उसे समझ आ गया कि दुश्मन अब जा चुके हैं। फिर उसने टेबल के नीचे छुपाई हुई अपनी मैजिक नीडल का यूज किया, जिससे जमीन पर मौजूद पैरों के निशान तुरंत हाईलाइट हो गए। आर्सन को पूरा शक था कि ये काम उसके पुराने एडजुटेंट का है, जो उसके खिलाफ रिबेलियन यानी बगावत के सबूत ढूंढने आया था। लेकिन आर्सन ने भी अपना दिमाग चलाया था। वो अपने साथ सिर्फ मेजेस लेकर आया था, तो जाहिर है उन्हें कुछ मिला नहीं होगा। पर फिर भी ये सब सोचकर आर्सन को एक अजीब सी हेल्पलेसनेस फील हो रही थी। आर्सन ने ईटन बेल के मौजूदा क्राउन प्रिंस लैकियस को एक मास्टर प्लान दिया था। प्लान ये था कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाए। उस आइलैंड पर एक बड़ा टेलीपोर्टेशन गेट सेट करके इनविजिबिलिटी मैजिक के साथ वहां एम्बुश तैयार किया जाए। मकसद ये था कि जब एमायर इस धोखे में रहे कि ईटन बेल तो रियोडन पर फेक अटैक करने वाला है और वो अपनी पूरी आर्मी को सी और लैंड पर अलर्ट रखे, ठीक उसी वक्त एमील एम्पायर पर एक साथ हमला करने का प्लान अब पूरी तरह से लागू हो चुका है, लेकिन इसमें होने वाले नुकसान का अंदाजा किसी को नहीं है। आर्सन मन ही मन आयशा के बारे में सोचती है और मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाला भी मेरी मदद कर रहा है। अब बस हर सेकंड कीमती है। लियोडन के संकट को सुलझाने के बाद आयशा वापस एमील एम्पायर के लिए निकल पड़ती है। तभी बर्विन ने खिड़की खटखटाते हुए कहा, हाइनेस, पहाड़ियों को पार करते ही आपको साम्राज्य की इमारतें दिखने लगेंगी। आयशा ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, इतनी जल्दी? लगता है हम टाइम से काफी पहले पहुंच रहे हैं। बर्विन ने समझाया कि सफर की थकान कम करने के लिए उसने एक शॉर्टकट चुना है। हालांकि ये रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, इसलिए अगर कोई दिक्कत हो तो वो उसे तुरंत बता दे। सच तो ये था कि आयशा खुद जल्द से जल्द घर पहुंचकर आराम करना चाहती थी, क्योंकि इस पूरे सफर की थकान की वजह से उसका शरीर भारी हो रहा था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और आयशा अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर गई। पहले तो उसे लगा कि शायद रास्ता खराब होने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन जब उसने खुद को संभालकर खिड़की के बाहर देखा तो उसे पूरी दुनिया उल्टी घूमती हुई नजर आई। अगले ही पल गाड़ी से एक और भयानक आवाज आई। आयशा ने नोटिस किया कि उसकी बग्घी के चारों तरफ बर्विन का प्रोटेक्शन मैजिक काम कर रहा है। बर्विन ने चिल्लाकर उसे वार्निंग दी, हाइनेस, हम पर हमला हुआ है, आप किसी भी हाल में बाहर मत निकलिएगा। इसी बीच लुअर ने भी इशारा किया कि आसपास ब्लैक मैजिक की गंध आ रही है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बाहर से एमील एम्पायर के शूरवीर योद्धाओं की चीखें सुनाई देने लगीं। खिड़की से बाहर झांकने पर उसे दिखा कि उसके सिपाही हमलावरों के साथ जानलेवा लड़ाई लड़ रहे हैं। हमलावरों को पूरी तरह आर्मर में देखकर साफ था कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। आयशा को एहसास हो गया कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकती, उसे खुद मैदान जंग में उतरना ही होगा। उसने अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करके बर्विन के प्रोटेक्शन मैजिक को तोड़ दिया। बर्विन उसे रोकना चाहता था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आयशा ने मदद के लिए लुअर को समन किया और चिल्लाकर बोली, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, इसलिए डरो मत और पूरे दम के साथ अटैक करो। आयशा को सामने देख नाइट्स का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने हमलावरों पर जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया। जंग का पासा पलटते देख बर्विन मन ही मन उसकी काबिलियत का कायल हो गया। लेकिन जैसे ही आयशा ने बर्विन की मुस्कुराहट का जवाब दिया, बर्विन के चेहरे पर गर्व की जगह अचानक खौफ छा गया। आयशा समझ गई कि वो किसी बहुत बड़े खतरे में फंस चुकी है। तभी उसके कान में एक ठंडी और बेरहम आवाज गूंजी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसी वक्त एमील में मौजूद ल्यूमिनस को जैसे आयशा की जान पर आए खतरे का एहसास हुआ और उसने झटके से अपना सिर उसी दिशा में घुमाया। अब आयशा किस मुसीबत में फंसने वाली है? क्या ल्यूमिनस उसे बचाने आएगा? ये हम अगले पार्ट में देखेंगे।
वापस आते वक्त हुए इस अचानक हमले में जब मौत आयशा के बिल्कुल करीब थी, तभी बर्विन ने अपने मैजिक शील्ड से उसे बचा लिया। उस हमलावर आदमी ने बड़े रिलैक्स्ड होकर मजाक उड़ाया, तुम तो काफी होशियार निकले, पर यह छोटी मोटी ट्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस आदमी ने बस एक वार किया और बर्विन का डिफेंस मैजिक चकनाचूर हो गया। बर्विन फौरन आयशा को लेकर पीछे हटा और उसे रणभूमि से दूर ले गया। उसने आयशा को और पीछे रहने के लिए कहा और खुद उस आदमी की तरफ झपटा। उस आदमी ने अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, लगता है बस तुम्हें निपटाना ही काफी होगा, तो चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। आयशा अभी भी उस अचानक हुए हमले के सदमे में डर के मारे आयशा का शरीर कांप रहा था और शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि उसे हिम्मत जुटानी होगी। जब टारगेट मूव कर रहा हो तब हीलिंग करना मुमकिन नहीं है, तो अब बस अटैक करने का ही रास्ता बचा था। फौरन आयशा ने लिमियर को समन किया, उसे एक धनुष में बदला और बर्विन से कहा, मैं तुम्हें कवर दूंगी। बर्विन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। आयशा जानती थी कि उसके हमले दुश्मन को खत्म करने के लिए काफी नहीं हैं, लेकिन कम से कम उसे डिस्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं। आयशा ने मैजिक का इस्तेमाल करके उस आदमी पर तीरों की बरसात कर दी, पर उस आदमी ने बस एक बार अपनी तलवार घुमाई और सारे मैजिक एरोज को बीच में ही काट दिया। यह देखकर आयशा की टेंशन बढ़ गई। उसे उस आदमी के अंदर से रत्ती भर भी मैजिक पावर महसूस नहीं हो रही थी, बस उसकी ताकत और स्पीड जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक थी। अब तक वो आदमी पूरी तरह अपना आपा खो चुका था। वो झुंझलाकर चिल्लाया, बहुत हुआ, कितनी इरिटेटिंग है ये सब, और उसने अपनी भारी तलवार बर्विन की तरफ फेंक दी। बर्विन हैरान रह गया और उसने फुर्ती से खुद को बचाया, लेकिन उस आदमी का असली निशाना वो था ही नहीं। उसका टारगेट तो बर्विन के पीछे खड़ा ड्रायड था। पीछे से आई एक जोरदार आवाज सुनकर बर्विन पीछे मुड़ा और सामने खड़ा दुश्मन भूलकर उसे अपनी तरफ गिरते हुए ड्रायड को बचाने के लिए उसे काटना पड़ा। उन नाइट्स को अपनी जान बचाने में उलझा देख उस आदमी ने ठंडी हंसी हंसी। उसने अपनी छोटी तलवार निकाली और एक एक करके सबको खत्म करने के लिए तैयार हो गया। तभी अगले ही पल एक तलवार उसके कान के पास से होकर गुजरी। दूर खड़ी आयशा को देख वो आदमी आग बबूला हो गया। कमीनी, बहुत हुआ तेरा ये नाटक, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, अब तू मेरे हाथों मरेगी, तू तो गई। वो आदमी धीरे धीरे करीब आ रहा था, पर आयशा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। बस उसकी कांपती हुई आवाज निकली, तुम आइडीज हो ना? क्या तुम आइडस एल्सिस हो? एल्सिस ये सुनते ही एकदम दंग रह गया। ठीक उसी पल जब वो सोच में डूबा था, बर्विन तेजी से झपटा और एक बार फिर आयशा के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। पर सच तो ये था कि वो काफी लेट हो चुका था। खंजर पहले ही चल चुका था, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि वो आयशा के बिल्कुल बगल में जाकर लगा। बर्विन चकित रह गया कि आखिर खंजर का निशाना कैसे चूक गया। उसने सोचा, ये मैंने तो नहीं रोका। उसने खुद ही अपना रास्ता बदल लिया। वहीं दूसरी तरफ एल्सिस कांपते हुए टूटी हुई बग्घी के मलबे का सहारा लेकर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसका शरीर उसके कंट्रोल से बाहर क्यों हो गया। तभी उसके दिमाग में पुरानी यादें तेजी से कौंधने लगीं, ऐसी यादें जिन्हें वो कभी सच नहीं मानता था, और एक गुनहगार की आखिरी फरियाद। ये सारी चीजें उसके दिमाग में एक जंग की तरह चल रही थीं, जो उसे पागल कर रही थीं। पूरी तरह से आपा खो चुके एल्सिस ने अपनी दूसरी तलवार उठाई और पूरी ताकत के साथ आयशा की तरफ हमला किया। ऐन आखिरी वक्त पर तलवार की म्यान पर लगे लाल रत्न यानी रूबी से अपने आप एक जादुई रोशनी निकली। लेकिन एल्सिस का ये वार इतना तेज और सटीक था कि बर्विन को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। उसने बस अपनी आंखों के सामने एक तेज चमक देखी, जिसने सीधे पीछे खड़ी आयशा को हिट किया। बर्विन ने खौफ से पीछे मुड़कर देखा और खुद एल्सिस भी ये देखकर दंग रह गया। बर्विन बिना देर किए आयशा की चोट चेक करने के लिए लपका, जबकि एल्सिस अनजाने में ही पीछे हटने लगा। उसे महसूस हुआ कि अभी अभी कुछ बहुत अजीब हुआ था। लुमिनस ने फैसला कर लिया था कि वो इन दरिंदों को सजा देकर रहेगा। अपनी आंखों के सामने आयशा को जख्मी देखकर लुमिनस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये पहली बार था जब उसने अपना डिवाइन स्पिरिट पूरी तरह से रिलीज किया था। एल्सिस को वो जानलेवा प्रेशर महसूस हो रहा था और उसे तुरंत रियलाइज हो गया कि ये ऑरा किसी आम इंसान का तो हो ही नहीं सकता। लुमिनस को अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखकर वो बुरी तरह डर गया और चिल्लाया, वेट, रुको, ये मैंने नहीं किया है, तुम गलत इंसान को पकड़ रहे हो। लेकिन सबको शॉक करते हुए लुमिनस ने जवाब दिया, मुझे पता है। ये जवाब सुनकर एल्सिस थोड़ा पैनिक कर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और जल्दी से सफाई देने लगा। अभी अचानक किसी चीज ने प्रिंसेस को हिट किया था, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। लुमिनस ने बड़े ही ठंडे दिमाग से कहा, ये तो अच्छी बात है, कम से कम इस तरह तुम उसका दर्द थोड़ा तो समझ पाओगे। इससे पहले कि एल्सिस कुछ सोच पाता, लुमिनस की उंगलियां उसकी आंखों को छू चुकी थीं। अगले ही पल भयानक आग उसकी आंखों को जलाने लगी।
एल्सिस की दर्दनाक चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, जिसे सुनकर बेवन की भी हालत खराब हो गई। एल्सिस पागलों की तरह तड़प रहा था और बड़बड़ा रहा था, कोई मुझे बचाओ। नाइट्स, तुम लोग चुप क्यों हो? सालो, तुम लोग वहां खड़े क्या कर रहे हो? तड़पते हुए एल्सिस का हाथ लुमिनस के जूतों से टकराया। लुमिनस ने बिना किसी इमोशन के उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और टॉन्ट करते हुए कहा, तुम आज देख नहीं पा रहे हो तो ये सब तुम्हारी अपनी बेवकूफ़ी का नतीजा है। एल्सिस गुस्से में दहाड़ा, मैंने कितनी बार कहा कि वो मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वह चिल्लाते हुए लड़खड़ाकर वहां से भागने लगा। लूमिंग नेसी बस शांति से उसे देख रही थी, उसका उसे जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। तभी बेवेन घबराते हुए बोला, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्रिंसेस की सांसें बहुत कमजोर चल रही हैं, आपसे हाथ जोड़ता हूं, उन्हें बचा लीजिए। लूमिंग नेसी ने मरणासन एशा की तरफ देखा, उसका दिल खुद के लिए नफरत और प्रिंसेस के लिए दर्द से भर गया था। उसने अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके उसे हवा में उठाया। हीलिंग पावर अपना असर दिखाने लगी और उसके जख्म धीरे धीरे भरने लगे। उसका सफेद पड़ चुका चेहरा फिर से गुलाबी होने लगा था। जब तसल्ली हो गई कि वो खतरे से बाहर है, तो लूमिंग नेसी ने उसे बड़े प्यार से नीचे उतार दिया। बेवेन ने सावधानी से उसे गोद में लिया और प्रोटेक्टिव होते हुए सीने से लगा लिया। उसके मुंह से बार बार बस शुक्रिया निकल रहा था। लूमिंग नेसी एक अजीब सी कशमकश के साथ उसे देख रही थी। तभी अचानक एक रहस्यमयी ताकत ने उसे चौंका दिया। उसने बेवेन से कहा, अब सब ठीक है, तुम प्रिंसेस को वापस ले जाओ। बेवेन ने फौरन पूछा, क्या आप हमारे साथ वापस नहीं चलेंगी? जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो समझ गया कि अब और पूछना ठीक नहीं होगा और बोला, ठीक है, हम वापस चलकर आपका इंतजार करेंगे। लूमिंग नेसी दूर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। तभी एआई शाह को थोड़ी होश आई। उसने आंखें खोलकर लूमिंग नेसी को देखा, लेकिन अगले ही पल वहां सिर्फ एक धुंधली सी परछाई रह गई थी। वो फिर से गहरी नींद में सो गई। उसे बचाने के बाद लूमिंग नेसी वापस स्पिरिट रेल्म लौट आई, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे बंदी बना लिया गया। सामने खड़े शख्स ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तो तुम वाकई यही हो? पहली बार यहाँ कैद होकर कैसा लग रहा है? लूमिंग नेसी ने उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वाटर स्पिरिट किंग है ने थी। उसने बड़े कैजुअल अंदाज में कहा, ये कैसा चेहरा बना रखा है? तुम्हारे एक्सप्रेशन साफ कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। लूमिंग नेसी अभी कुछ बोलने ही वाला था कि है एने उसे बीच में ही टोकते हुए बोली, बिल्कुल सही पकड़े हो, मैं यहाँ तुम्हें लेक्चर देने आई हूँ। वैसे क्या क्रिएटर बहुत ज्यादा गुस्से में है? इस पर उसने जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं है, बस उन्होंने मुझे स्पिरिट रेल में हाउस अरेस्ट यानी कैद रहने का हुक्म दिया है। एने को थोड़ा सरप्राइज हुआ, सिर्फ कैद? लगता है तुम्हारी कम उम्र की वजह से उन्होंने तुम्हें थोड़ी ढील दे दी है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब तो मुझे आसमान की ऊंचाइयों पर पहाड़ों से लटका दिया गया था। ये सुनकर लूमिंग नेसी बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। एने को लगा शायद उसे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत में उसने बस एक चैन की सांस ली थी। वो जानता था कि क्रिएटर उसके साथ बहुत नरमी से पेश आए हैं, क्योंकि इंसानों की दुनिया में अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करना सख्त मना है। अगर कोई यह नियम तोड़ता है तो क्रिएटर उसे बहुत कड़ी सजा देते हैं। लूमिंग नेसी को इस सबसे बेफिक्र देखकर एने ने आगे कहा, मैं एआई शाह से मिलने गई थी और मैंने उसे कह दिया है कि वो समनिंग का ख्याल छोड़ दे। ये सुनते ही लूमिंग नेसी गुस्से से भर गया, लेकिन शरीर पर बंधी बेड़ियों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाया। एने ने उसे समझाते हुए आगे कहा, सच तो तुम भी जानते हो ना, चाहे किसी इंसान की एफिनिटी कितनी भी हाई क्यों ना हो, एक इंसान के लिए स्पिरिट किंग को समन करना नामुमकिन है। लूमिंग नेसी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, प्लीज ऐसा मत कहो, इंसानों में उसकी मैजिक पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। एने ने एक लंबी ठंडी सांस ली और कहा, मेरा मतलब उसकी पावर से नहीं है। मैजिक स्टोन्स बेशक कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि तुमने कहा, फिलहाल एआई शाह से बेहतर कोई हाई लेवल स्पिरिट मास्टर नहीं है। मगर प्रॉब्लम यह है कि उसका शरीर अब और ज्यादा मैजिक स्टोन्स की पावर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यह सुनकर लूमिंग नेसी गहरी सोच में डूब गया। लूमिंग नेसी ने कहा, उस बच्ची ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे जरूर समन कर लेगी। वो अपनी लिमिट्स को पार करने की पूरी कोशिश कर रही है। मुझे बस उस पर भरोसा रखना है और सब्र से इंतजार करना है। एने ने बड़े दुख के साथ उसकी तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, कितना पागल है ये, बिल्कुल पुराने समय के मेरे जैसा ही है। इसे देखकर वाकई बहुत बुरा लग रहा है। दरअसल जब एने जवान थी तब एक जोशीली लड़की हुआ करती थी जो स्पिरिट मास्टर्स के बीच चल रहे झगड़ों को खत्म करने के लिए स्पिरिट किंग को समन करना चाहती थी। उस लड़की ने एने से कहा था कि वो उस पर यकीन रखे, क्योंकि वो उसे पक्का समन करके दिखाएगी। तब एने ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे बस अपने पास रहने दो।
लेकिन जब वाकई समनिंग का वक्त आया तो बहुत बड़ी मात्रा में मैजिक पावर बाहर लीक होने लगी। जैसे ही सारी जादुई ताकत खत्म हुई, उस लड़की की लाइफ फोर्स यानी उसकी जान धीरे धीरे खत्म होने लगी। एने को हिचकिचाते देख उस लड़की ने कहा, प्लीज हार मत मानिए। आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मुझ पर भरोसा करेंगी, है ना? एने के पास परेशान होने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसके सामने जो हो रहा था उसने साफ कर दिया था कि उसे क्या करना चाहिए। समनिंग के आखिरी स्टेज पर एने ने उस लड़की की पुकार का कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो नहीं रुकती तो उस लड़की का शरीर यानी उसका कंटेनर पूरी तरह से तबाह हो जाता। इस प्रोसेस में उसने अपनी काफी उम्र गंवा दी थी, और अगर वो अपनी बची कुची जिंदगी भी दांव पर लगा देती तब भी वो इस दर्द को झेल नहीं पाती। तड़पते हुए उस लड़की ने एने से पूछा, आखिर क्यों? एने साहिबा, आपने समनिंग क्यों रोक दी? लेकिन अगले ही पल दूसरे स्पिरिट मास्टर्स ने बड़ी बेरहमी से उस लड़की को मार डाला। उस वक्त एने अपना आपा खो बैठी और गुस्से में जो किया उसी वजह से क्रिएटर ने उसे सजा दी थी। अचानक पुरानी यादों से निकलकर उसका ध्यान फिर से हकीकत की तरफ आया। एने बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आगे चलकर ल्यूएमआईएनएसआई को भी उसी दर्दनाक दौर से गुजरना पड़े। उसने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, मेरे नन्हे स्पिरिट किंग, इंसान की मैजिक पावर और उसकी रूह यानी सोल को संभालने वाला कंटेनर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसकी जो ये गजब की एफिनिटी है, उसकी कमी उसे अपनी रूह यानी अपनी जान देकर पूरी करनी होगी। तुम खुद सोचो, इस तरह हासिल की गई ताकत क्या वाकई उसकी जान से ज्यादा कीमती है? उधर लूमिनासाई से मदद मिलने के बाद एआई शाह ने बस एक पल के लिए आंखें खोली और फिर से बेहोश हो गईं। नींद में उसे एआई शाह का एक सपना आया। एआई शाह ने माली एने के आने की खुशी में एक खास टी पार्टी रखी थी। उसे आज खुद को संभालना था, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। पास खड़ी नानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप मैजेस्टी को लेकर इतनी फिक्रमंद हैं? शायद आपने अपनी प्यारी मली एने के लिए ही इतनी जल्दी में ये सब तैयारी की है ना? एआई शाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो सकता है, पर बात यह भी है कि महल में आने का प्रोसेस इतनी जल्दी हुआ कि उसे अभी तक सबसे मिलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए उसे सब अजनबी सा लग रहा होगा। मैं चाहती हूं कि आज के इस मौके से उसे जल्द यहाँ घर जैसा एहसास होने लगे। ठीक उसी वक्त एमएलएएनए वहां धीरे धीरे चलकर आई और उसने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ झुककर एआई शाह को सलाम किया। उसे सामने देखकर एआई शाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज मुझे एमएलएएनए को सब कुछ अच्छे से दिखाना और समझाना था। जब दोनों अपनी जगह पर बैठ गईं, तो एआई शाह ने खुद उसके लिए चाय डाली और बड़े प्यार से कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कैसी चाय पसंद है, इसलिए मैंने कई तरह की वैरायटी तैयार की है। अगर तुम्हें इनमें से कोई पसंद आए तो मुझे जरूर बताना। एआई शाह अपनी बनाई चाय का मजा लेते हुए उम्मीद कर रही थी कि ये उसे पसंद आएगी, लेकिन उसने तो एक घूंट भी नहीं पिया था। एआई शाह को लगा शायद उसे चाय अच्छी नहीं लगी, पर माली एने ने सफाई देते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये काफी मीठी है और ज्यादा गर्म भी नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छी है। फिर उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, पर मेरे कमरे के जग में तो ठंडा पानी तक नहीं है। एआई शाह ठीक से सुन नहीं पाई और अभी पूछने ही वाली थी कि उसने क्या कहा। तभी परिवार के बाकी लोग भी वहां आ पहुंचे। उन सबने एआई शाह को हेलो किया, पर उनकी नजरें पीछे खड़ी मिलाई एएनए को देखकर थोड़ी अजीब हो गईं। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सबको ग्रीट किया। एआई शाह को लगा कि उसकी हंसी कितनी नेचुरल है, और अपनी इस क्यूट बहन को देखकर उसका मन किया कि वो उसके गुलाबी गालों को चूम ले। लेकिन परिवार के दूसरे लोग उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। उसकी वो हंसी उन्हें बहुत खटक रही थी। वे सोच रहे थे कि इस उम्र में भी इसमें अक्ल नहीं है, या फिर ये जानबूझकर बेशर्म बन रही है। बेचारी भोली एआई शाह समझ ही नहीं पा रही थी कि सब ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तभी आखिरी फैमिली मेंबर यानी उसका बड़ा भाई व्यायसाई वहां आया और बोला, तुम सब यहाँ बाहर क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं जाते? फिर उसकी नज़र माँ ली एने पर पड़ी तो उसने बस इतना कहा, अच्छा, 5वीं राजकुमारी भी आई है। बस इतना कहकर वो चुप हो गया। माहौल बिगड़ता देख एआई शाह ने बात संभाली और कहा, सब लोग जल्दी से बैठ जाइए वरना चाय ठंडी हो जाएगी। जब बाकी सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, एमएलएएनए बिल्कुल चुपचाप एक तरफ खोई हुई सी बैठी थी। तभी एआई शाह ने उसका हाथ थामा और कहा, मेली, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ ना। टी पार्टी के दौरान एआई शाह अपनी लाइफ की छोटी बड़ी बातें शेयर करती रहीं और बाकी सब बड़े ध्यान से उसे सुन रहे थे। बातों बातों में उसने जिक्र किया कि शॉपिंग के वक्त उसे कुछ गलियां बहुत अंधेरी लगीं, जिससे उसे थोड़ा डर महसूस हुआ। ये सुनकर व्यासाई ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैं मार्केट की सिक्योरिटी के बारे में मैजेस्टी से बात करूंगा। यासी का एआई शाह के लिए ये एक्स्ट्रा केयर देखकर बाकी सब मजाक उड़ाने लगे कि भाई का बर्ताव तो हमारे साथ बिल्कुल अलग होता है।
जब सब हंसी मजाक में बिजी थे तब एआई आयशा का ध्यान मेलाई एएनए पर गया। उसने अपना रुमाल निकाला और उसके चेहरे पर लगी क्रीम साफ करने लगी, लेकिन माली एने की नजरें एआई आयशा पर नहीं बल्कि कहीं और ही टिकी थीं। जब एआई आयशा ने उसका पीछा किया तो देखा कि वो बड़े गौर से YSI को देख रही है। हालांकि उसने शुक्रिया तो कह दिया, पर एआई आयशा के मन में एक सवाल खड़ा हो गया कि वो आखिर भाई को इस तरह क्यों घूर रही है। पार्टी खत्म होने के बाद एआई आयशा ने फिक्र जताते हुए पूछा, क्या तुम्हें आज ऐसा लगा कि तुम अपने भाई बहनों के थोड़ा करीब आ गई हो? इस पर मेली एएनए ने जवाब दिया, मुझे लगा कि सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। एआई आयशा थोड़ा शर्मा गई और बोली, ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है, पर अगर तुम्हें ऐसा महसूस हुआ तो मुझे खुशी है, क्योंकि मैं भी उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी माली एने अचानक रुक गई और बड़ी संजीदगी से बोली, मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, जिसे सबका प्यार और साथ मिले। क्या ये मुमकिन है? ये सुनकर एआई आयशा उसे बड़ी हैरानी से देखने लगी, और एआई आयशा का वो सपना बस यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि बेहोश एआई आयशा अब जाग चुकी थी। एआई आयशा की वो खूबसूरत यादें ही थीं जिन्होंने एआई आयशा को उस गहरी नींद से बाहर निकाला। अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करके वो बस एक बेबस आ भर कर रह गई। हालांकि एक वक्त था जब उस परिवार के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उसकी यादों में सिर्फ उनका बेरहम चेहरा ही बचा था। इसलिए वो उन पुराने खुशनुमा दिनों को कब का भुला चुकी थी। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज ही उसे ये सब क्यों याद आया। उसे लगा कि इससे अच्छा तो वो उन लोगों के टॉर्चर वाले बुरे सपने ही देख लेती। अभी कुछ देर पहले ही इंतकाम का मौका उसके ठीक सामने था, लेकिन उसका दिल इतना घबरा गया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई। एआई आयशा को अपनी इस कमजोरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस तरह तो वो बदला लेना तो दूर, MELENNA के सामने खड़ी तक नहीं हो पाएगी। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, मुझे YXISI भाई की बहुत याद आ रही है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एआई आयशा को होश में देख LENA और उसकी नानी बेहद खुश हो गईं। नानी ने फौरन LENA को BIXIA के पास ये खबर देने के लिए भेजा कि राजकुमारी जाग गई हैं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, आपका जागना वाकई एक चमत्कार है। वो तीनों आपकी बहुत फिक्र कर रहे थे और एक पल के लिए भी आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं गए। एआई आयशा ने हैरानी से पूछा, क्या वो सब वाकई मेरे कमरे में ही थे? नानी ने समझाया, हाँ, वो हर पल आपके साथ थे, बस अभी किसी जरूरी काम की वजह से बाहर गए हैं, पर मुझे यकीन है कि वो जल्द ही डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। ये सुनकर एआई आयशा को सुकून मिला कि वो तीनों उसके साथ थे। अपने माता पिता और भाई को और ज्यादा परेशान न करने के लिए उसने खुद उनसे मिलने जाने का सोचा, लेकिन नानी ने उसे रोकते हुए कहा, अगर आप अभी बेड से उठेंगी तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। एआई आयशा ने उलझन में पूछा, नर्स, आपको क्या हुआ है और सब लोग कहाँ हैं? नर्स ने थोड़ा हिचकिचाने के बाद आखिरकार सच बता ही दिया। एआई आयशा के जागने से पहले टीलाई वेन ने कैपिटल गार्ड्स के कप्तान को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया था। उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कहा, मेरी बेटी, जो इस साम्राज्य की इकलौती राजकुमारी है, उस पर देश लौटते वक्त वी डन बेयर ने हमला किया है। जब से उसके सेंटेस होने की बात सामने आई है, पूरी जनता उसके साथ खड़ी है। यहाँ तक कि दूसरे देश भी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। वो एआई मिली की पहचान बन चुकी है। राजकुमारी पर हुए इस हमले के बाद लोग गुस्से से पागल हो रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं उनकी इस बदतमीजी और मनमानी को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब एआई आयशा को सच्चाई का पता चला तो वो फौरन मेन हॉल की तरफ भागी। इसका मतलब था कि अब एआई मिली खुद जंग की शुरुआत करने वाला था। हालांकि उसे पता था कि ये जंग टाली नहीं जा सकती, लेकिन एआई मिली का खुद पहल करना एक अलग ही लेवल की बात थी। अभी एक दिन भी नहीं बीता था और हालात इतने बिगड़ गए। साफ था कि उसके घरवाले इस हमले से बुरी तरह तिलमिलाए हुए थे। अगर ऐसा है तो NIXISI भाई पक्का सबसे आगे रहकर लीड करेंगे। एआई आयशा अच्छी तरह जानती थी कि गुस्सा इंसान को कितना अंधा बना देता है, क्योंकि जब भी बात विडन बेयर की आती थी वो खुद भी अपना आपा खो देती थी। इसलिए उसे हर हाल में उन्हें रोकना था। कम से कम एक बार AER सेन से कांटेक्ट करके पूरी तैयारी तो कर लेनी चाहिए थी। गार्ड्स के रोकने के बावजूद उसने धक्के देकर दरवाज़ा खोल दिया। ठीक उसी पल NIXISI वेन से कह रहा था, जब से एआई आयशा पैदा हुई है, बल्कि उसके पैदा होने से पहले ही मैंने कसम खाई थी कि मैं हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा। इसके बाद वो धीरे धीरे आयशा की तरफ बढ़ा। जब से हम बचपन में मौत के मुंह से वापस आए हैं, हम दोनों भाई बहन कंटिन्यूअसली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं ताकि ईडन बेल को टक्कर दे सकें। आयशा ने उसी पावर को यूज करके मुझ जैसे भाई को बचाया। एक प्रिंसेस होने के नाते उसने एलाइज पर आने वाले थ्रेट्स को इग्नोर नहीं किया और एक इंसान के तौर पर वो अपने फ्रेंड्स को लेकर टाउन आ गई। मैंने सबसे पास रहकर उसके ये सारे एक्शंस देखे हैं। देखो, इस बार सीन थोड़ा अलग है।
पहले की तरह मैं तुमसे छुप छुप कर वॉर की प्रिपरेशन नहीं कर रहा। अब मैं तुम्हें दुनिया से छुपाकर प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारी परमिशन चाहता हूँ। इस बार मैं इमील को ईडनबेल के अटैक से बचाऊंगा और तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा। बस प्लीज अकेले सारा बर्डन उठाने की कोशिश मत करना। मैं चाहता हूं तुम देखो कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, बिल्कुल उस ब्लेड की तरह जिसे सालों से शार्पन किया गया है। आयशा थोड़ा हेजिटेट हुई, लेकिन जब उसने भाई की आंखों में वो कामनेस और डिटर्मिनेशन देखी तो उसे समझ आ गया कि वो गुस्से में पागल नहीं हुआ है। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जानती थी कि अब वो चाहे कुछ भी बोल ले, अपने भाई को बैटलफील्ड पर जाने से नहीं रोक सकती। तभी आयशा अपनी गहरी नींद से जागी, लेकिन उठते ही उसे खबर मिली कि आइसिस बैटलफील्ड पर जा रहा है। उसकी आंखों में वो डिटर्मिनेशन देखकर आइसिस बोला, चलो पहले रूम में चलते हैं, वहीं डिटेल में बात करेंगे। तुम्हारी बॉडी अभी फुली रिकवर नहीं हुई है, कहीं ठंड लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आयशा ने थोड़ा क्यूट तरीके से नखरे दिखाते हुए कहा, नहीं, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है। चाहे तुम कुछ न कहो, फिर भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ साफ तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। फिर वो थोड़ा झुका और बड़े प्यार से बोला, मैं जानता हूं कि तुम किसी से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, और ये भी कि तुम उन बच्चों में से नहीं हो जो बस दूसरों के भरोसे बैठे रहें। ये सुनकर आयशा एकदम एक्साइटेड हो गई और बोली, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी साथ चलूंगी। लेकिन तभी आइसिस ने अपनी बात घुमाई और कहा, बस अब और नहीं, मैं तुम्हें फिर से किसी खतरे में नहीं डाल सकता, और इस बार पिछली बार की तरह बर्विन भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगा। आयशा को अचानक याद आया और उसने पूछा, अरे हाँ, बर्विन साहब कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? आइसिस ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, लड़ाई के दौरान उसके शरीर के अंदर माना का फ्लो बिगड़ गया था, इसलिए अभी वो ड्यूक के घर पर आराम कर रहा है। सुना है कि कुछ टाइम रेस्ट करने से वो ठीक हो जाएगा। शुक्र है कि ज्यादा गंभीर बात नहीं थी, लेकिन उसने अपनी कमांडर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। शायद उसे लगता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट न कर पाना उसकी बहुत बड़ी नाकामी है। आयशा थोड़ा हैरान हुई, ये क्या बात हुई? उस दिन तो वो जान लगाकर मुझे बचा रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम पर ऐसा अटैक हो जाएगा, तो मेरी चोट के लिए वो जिम्मेदार कैसे हुआ? आइसिस ने बेबसी में अपना सिर खुजलाया और बोला, मुझे पता है, मैंने बाकी नाइट से उस सिचुएशन के बारे में सुना था, पर तुम तो जानती ही हो कि वो कितना जिद्दी है। अब अगर वो अपनी बात पर अड़ा है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वैसे सुना है उस दिन पैलेस का कोई ड्राइवर अचानक वहां आया और उसने तुम्हारा इलाज किया। तब जाकर आयशा को एहसास हुआ कि उसने जो देखा था वो कोई सपना या वहम नहीं था। आइसिस ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बर्विन का कहना है कि जब वो हमले का सामना कर रहा था तभी एक ड्राइवर वहां से गुजरा, उसने तुम्हें हील किया और फिर चुपचाप चला गया। पर यह वाकई बहुत अजीब है, क्योंकि असल में तो जो इंसान पैलेस में होना चाहिए था वो अचानक टेरिटोरी के बाहर कैसे आ गया? और इससे भी अजीब बात तो ये है कि वो वापस आने के बजाय कहीं गायब हो गया। आयशा को इतना परेशान देखकर आइसिस ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो पहली मुलाकात से ही बड़ा अजीब और रहस्यमयी रहा है। हो सकता है वो अचानक पैलेस में ऐसे नजर आ जाए जैसे कुछ हुआ ही न हो। खैर, अब मेरी बारी है अपना जलवा दिखाने की। आयशा, शायद तुम्हें पता नहीं है, पर मैं नाइट ऑर्डर का सबसे स्ट्रांग मेंबर हूं। भले ही कभी कभी बिविन मुझे पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, पर असलियत सबको पता है। लेकिन आयशा का दिमाग कहीं और ही उलझा हुआ था। चाहे बिविन हो या उसके भाई, सब हमेशा उसके हिस्से का दर्द खुद झेलते आए हैं। इस बार उसके पास पीछे हटकर इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पर अगर उन लोगों का सामना फिर से हुआ तो उसे नहीं पता था कि वो क्या करेगी। अगर इस सिचुएशन को बदलने का कोई तरीका था तो वो सिर्फ स्पिरिट किंग को समन करना ही था। आइसिस की बात बीच में ही काटते हुए आयशा ने कहा, भाई, क्या आप इसे रख सकते हैं? ये लाइट पावर वाला एक मैजिकल आइटम है। ये गहरे जख्मों को तो पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता, पर काफी मदद जरूर करेगा। मैं इसे आपकी लाइफ फोर्स से कनेक्ट कर दूंगी ताकि ये जरूरत पड़ने पर अपने आप आपको हील कर सके। उसने आगे वॉर्न करते हुए कहा, आर्सन ने बताया था कि ईडनबेल ने नॉर्थ सी में कहीं छिपकर एक पोर्टल बनाया है। ये पक्का एमिल को टारगेट करने के लिए किया गया है, इसलिए हमें अपने आसपास की हर चीज पर नजर रखनी होगी। आइसिस भाई, प्लीज आप सही सलामत वापस आना। आइसिस ने बड़े प्यार से वादा किया, मैं जरूर सही सलामत वापस आऊंगा। और हाँ, मुझे पिछली बातों के लिए तुमसे माफी मांगनी है। तुमने सच में एक बहुत अच्छा दोस्त बनाया है। अपने भाई के मुंह से ये तारीफ सुनकर, अपने पुराने दोस्त की तारीफ सुनकर आयशा दिल से मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ लुमिनास के हाथों बुरी तरह जख्मी होने के बाद एल्सिस भागते भागते आखिरकार हार मान गया और बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, धत तेरे की, उस अटैक से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ?
असल में पैदा होते ही पुजारियों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि उसकी बॉडी नेचुरल तरीके से मैजिक पावर यानी माना जनरेट नहीं कर सकती। उसने हमेशा बहुत मेहनत की थी, अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग की, जैसे कोई चीज़ हो जिसे वो हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता हो, कोई ऐसा इंसान जिसके लिए वो अपनी जान तक दांव पर लगा सके। तभी एल्सिस के दिमाग में अलीशा का चेहरा घूम गया। बेहोश होने से ठीक पहले उसके मुंह से निकला, क्या मरते वक्त भी तुम्हें सिर्फ यही नाम याद आ रहा है? वहीं दूसरी ओर मारियाना आईने के सामने खड़ी खुद से कह रही थी, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तब तो मैंने चेक किया था कि वो झेल जाएगा। देखा जाए तो वो बिल्कुल उस बंदे जैसा ही है जो काफी चिड़चिड़ा देने वाला है। उसका एटीट्यूड ऐसा है जैसे उसे दुनिया भर का प्यार मिल रहा हो। उसे देखकर मुझे अपनी बहन अलीशा की याद आती है। खैर, कोई बात नहीं, वैसे भी इस जंग के खत्म होते ही वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मैरियाना ने अपने पीछे खड़े एक साये से कहा, जाओ और वो मैजिक ब्रेसलेट वापस ले आओ। फिर आईने में खुद को देखते हुए बुदबुदाई, देखो कितना परफेक्ट है। असल में सबसे ज्यादा प्यार पाने की हकदार तो मैं ही हूं। हैरानी की बात यह थी कि आईने में दिखने वाला चेहरा असल में अलीशा का था। अपना घूंघट उठाते हुए उसने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, चलो मीटिंग शुरू करते हैं। आखिरकार अब मौका आ गया है कि इमाइल को उसे अपने पैरों तले रौंद सकूं। चलिए अब अगले सीजन में मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे आयशा इस मारियाना को हराती है। अगेन एम्ब्रेस द सनलाइट का चौथा सीजन जबरदस्त वापसी कर रहा है। एमील एम्पायर को हराने के लिए ईडनबेल रॉयल फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ जमा हुए। क्राउन प्रिंस लाकियस ने बात शुरू करते हुए बस इतना कहा, आप सभी का शुक्रिया। क्या सिर्फ मैरियाना ही यहाँ मौजूद नहीं है? इस पर एडलिन ने मजाक में कहा, एक और नमूना गायब है, पर उस बेवकूफ के न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी दोनों लोग चुप रहे। उसने बात जारी रखते हुए पूछा, तो फिर हमें इतनी जल्दी बुलाने की वजह क्या है? रोल्स ने शांति से जवाब दिया, एमील एम्पायर ने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी है। एडलिन ये सुनकर हैरान रह गया, क्या ये दूसरे भाई का काम है? सुना है कि लियोडन का मिशन पूरा करके जब एमील एम्पायर की प्रिंसेस अपनी बग्गी से वापस लौट रही थी तो उन पर हमला हुआ है। एडलिन झटके से खड़ा हो गया, इसका क्या मतलब है? राजकुमारी की बग्गी पर हमला करना हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। क्या उसे फिर से ऊपर से कोई ऑर्डर्स नहीं मिले थे? लाकियस ने उसे शांत करते हुए कहा, ये उसने अपनी मर्जी से किया है। शायद वो क्रेडिट लेना चाहता था, पर चक्कर में उसने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। एडलिन के चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। सिर्फ नाम कमाने के लिए वो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? वो हमेशा से ही घमंडी था और अब जब डर लग रहा है तो सारा इल्जाम दूसरों पर डाल रहा है और खुद गायब है। भाई, इस बार उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लाकियस ने बेरुखी से जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस हमले के बाद से एल्सिस की सेकंड यूनिट से हमारा कॉन्टैक्ट पूरी तरह टूट चुका है। अभी हमारी प्रायोरिटी इस पूरे रायते को समेटना और हालात को संभालना है। एडलिन यकीन नहीं कर पा रहा था कि एल्सिस ने ये क्या कर दिया है। वो लड़का भले ही कभी कभी बिना सोचे समझे काम करता है, पर वो एम्पायर के सबसे बेहतरीन वॉरियर्स में से एक है। उसने आज तक किसी भी मिशन में बिना परमिशन के कोई कदम नहीं उठाया। क्या ऐसा इंसान सच में अचानक यूं ही गायब हो सकता है और उसका कोई अता पता न मिले? उद्धरण चिन्ह। तभी एडलिन को अपने आसपास का माहौल कुछ अजीब सा लगा। आखिर वो उनका अपना भाई है, फिर भी इन दोनों के चेहरों पर कोई शिकन तक क्यों नहीं है? ठीक उसी वक्त मारियाना मुस्कुराते हुए वहां आई और सबको हेलो किया। लाकियस और रोल्स उसे बड़े प्यार से देखने लगे, जबकि एडलिन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, सुना है तुम दिन रात एम्पायर के लिए दुआएं मांग रही हो। तुम्हारी सेहत पहले ही इतनी कमजोर है, फिर भी तुम इतनी मेहनत कर रही हो मेरी प्यारी बहन। तुम्हारा दिल भी बहुत दुखी होगा ना? पूरे घर में तुम ही एल्सिस के सबसे करीब थी, वो तुम पर बहुत भरोसा करता था। जो भी हो, वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो नहीं कर सकता था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उद्धरण चिन्ह। मारियाना की खामोशी एडलिन को थोड़ी अजीब लगी और फिर अचानक वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, कितना मजाकिया है ये सब। आप अचानक ऐसे कैसे बदल गई? पहले तो आप उसे इतना बुरा भला कहती थीं और उससे नफरत करती थीं। क्या शादी करके नया घर बसाने के बाद आपके दिल में ढेर सारा प्यार भर गया है? उसने आगे कहा, सबको पता है कि दूसरों को परेशान करना आपकी पुरानी आदत है। अब इस मोड़ पर आकर कम से कम अच्छी इंसान होने का नाटक तो मत कीजिए। वही कीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। एडलिन को अचानक अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ और मारियाना का चेहरा धुंधला होने लगा। तभी अचानक दीदी की एक आवाज ने उसे होश में ला दिया। मारियाना उसे ही देख रही थी और पूछा, आप अभी क्या सोच रही थी? एडलिन ने एक लंबी सांस ली और कहा, शायद इतना लंबा सफर तय करके आई हूं इसलिए बहुत थक गई हूं। और उसके पीछे खड़ी मारियाना उसे बड़े चिढ़े हुए अंदाज में देख रही थी।
इसके बाद मिलिट्री मीटिंग ऑफिशियली शुरू हुई। दरअसल ईडनबेल और एमील के बीच एक बहुत बड़ा समंदर है जिसे पार करना काफी मुश्किल है, इसलिए दोनों देशों के बीच ज्यादातर झगड़े जमीन पर ही होते हैं। लेकिन समुद्री रास्ते पर मौजूद डायमंड आइलैंड पर अगर एमील ने कब्जा कर लिया तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है और जंग में उन्हें तगड़ा फायदा मिल सकता है। इसी को देखते हुए ईडनबेल की रॉयल फैमिली ने एक बहुत ही बोल्ड स्ट्रैटेजी तैयार की। वो बड़े लेवल पर पोर्टल्स का इस्तेमाल करके समुद्र में जंग लड़ने वाले थे। अब क्योंकि इन पोर्टल्स का कंट्रोल आर्सन के पास था तो उसे ही इस मिशन का कमांडर इन चीफ बनाया गया। आर्सन ने पूरी गंभीरता के साथ कहा, प्रिंस, आप फिक्र न करें, मैं वापस जाकर तुरंत इन्हें चालू करने की तैयारी पूरी कर लूंगा। दूसरी तरफ रोल्स ने एल्सिस की जिम्मेदारी संभाली और उसे जमीनी सेना को लीड करने का काम मिला ताकि वो दुश्मन के हमले की रफ्तार को कम कर सके। उनका मकसद किसी भी हाल में एमील के क्राउन प्रिंस को रोकना था। जब सारे ऑर्डर्स दे दिए गए तब लाकियस ने बेहद गंभीर होकर कहा, अब पूरी सेना को मेरा हुक्म सुना दो, हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहो। ये जंग ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, शायद ये अब तक की सबसे तेजी से खत्म होने वाली जंग साबित होगी। उम्मीद है कि महान ईडनबेल एम्पायर पर गॉडेस सेलिना का आशीर्वाद बना रहेगा। सबने एक साथ दोहराया, सेलिना की कृपा हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमले के बाद अब तक पूरी तरह ठीक हो चुकी आयशा रात के वक्त एक लंबे पुल पर अकेले टहल रही थी। उसने गोल चांद की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अब पूरी तरह से सर्दियां आ गई हैं। एमील के जंग के लिए निकलने के बाद से 15 दिन बीत चुके थे। साम्राज्य की सेंटेस होने के नाते हर 3 दिन में जीत और ग्लोरी की दुआ मांगने के लिए उसे एक रिचुअल करना पड़ता था। जंग के 10वें दिन आखिरकार खुशखबरी आई कि हमारी सेना ने बैंड सिटी को वापस अपने कब्जे में ले लिया है। ये सुनकर मम्मी और पापा, जिनके चेहरे अब तक टेंशन से तने हुए थे, थोड़े रिलैक्स नजर आए। लेकिन बैंड सिटी तो एमील के नॉर्थ में मौजूद कई बॉर्डर किलों में से बस एक था। जैसे जैसे जंग और खतरनाक होती जा रही थी, आयशा को साफ महसूस हो रहा था कि भाई आइसिस अब ईडनबेल के करीब पहुंच रहे हैं। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और छटपटाहट बढ़ने लगी थी। तभी अचानक एक हाथ उसकी आंखों के सामने आया और उसकी गहरी सोच टूट गई। सामने बीविन खड़ा था। उसने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मुझे लगा आप किसी गहरी सोच में डूबी हैं, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आयशा हल्का सा मुस्कुराई, कोई बात नहीं, पर आप यहाँ कैसे? अब आपकी तबीयत कैसी है? बीविन ने बताया, ठीक होने के बाद मुझे 2nd लीजन में शामिल होने का ऑर्डर मिला था और मैं आज सुबह ही वापस पैलेस लौटा हूँ। आयशा को सुनकर तसल्ली हुई। जंग पर जाने से पहले आपको एकदम फिट देखकर मुझे सुकून मिला। तभी बीविन ने धीरे से पूछा, प्रिंसेस, क्या आप चांद को देख रही हैं? क्या आपको याद है उस रात आपने कोई विश मांगी थी? वही रात जब बैंक्वेट खत्म हुआ था। आयशा को तुरंत याद आया कि बीविन के जाने के बाद उसने कितनी शिद्दत से लॉर्ड लुमिनास को समन करने की विश मांगी थी। उसने धीरे से अपना सर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने डिसाइड तो कर लिया था, पर वो अभी तक पूरी नहीं हुई। शायद इसलिए क्योंकि मेरी वो विश कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। ये सुनकर बीविन को वो रात याद आ गई जब वो शहर वापस आया था। उस वक्त टायरो अचानक उसके सामने आ गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान नहीं कर सकता, जैसे वो कहीं से टपक पड़ा हो। वो अचानक सामने आ गया था और सिर्फ वही नहीं, वैसी ही भारी और डराने वाली औरा भी उसके साथ थी। जाहिर है कि वो प्रीस्ट कोई आम इंसान नहीं था। पर यह बंदा अचानक टपक पड़ा, अपनी पहचान तक नहीं बताई और सीधा मुझसे कहने लगा कि मैं प्रिंसेस को रोकूं। मुझे उसकी नीयत का पता लगाना ही होगा। बीविन ने उससे साफ कह दिया, मैं रॉयल नाइट हूं और जब तक मुझे वजह समझ नहीं आती मैं अपनी मालकिन की मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये सुनकर वाटर गॉड थोड़ा चिढ़ गया। आजकल के जवान बच्चे किसी की सुनते क्यों नहीं हैं? खैर, मैं इस मामले में सीधे दखल नहीं दे सकता, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हारी मालकिन लुमिनास को समन करना चाहती है। तुम उससे मिल चुके हो तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि जिसे तुम इंसान समझ रहे हो वो असल में लाइट स्पिरिट किंग है। बिविन को अच्छे से याद था कि उस वक्त सिर्फ उसकी एक नज़र पड़ने से ही शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया था, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे कुचल रही हो। अगर उस वक्त वो अपनी पूरी जान लगाकर प्रिंसेस का ख्याल रखने में न जुटा होता तो शायद वो भी दूसरों की तरह जमीन पर पड़ा खौफ से कांप रहा होता। वो साक्षात लाइट गॉड लुमिनास था और प्रिंसेस ऐसे खौफनाक वजूद को बुलाना चाहती हैं। वाटर गॉड जैसे बीविन के मन की बात पढ़ रहा था। उसने आगे कहा, वो पागल लड़की अपनी लिमिट्स को भूलकर स्पिरिट किंग को समन करने की सोच रही है। इसका मतलब है कि उस दिन जो भारी दबाव और खौफ तुमने महसूस किया था उसे उस पावर से कई गुना ज्यादा ताकत को झेलना होगा। जब इंसान जैसा एक छोटा सा वजूद इतनी विशाल शक्ति को जबरदस्ती अपने अंदर समाने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम क्या होता है? मुझे नहीं लगता कि ये मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है। बिविन कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर बोला, प्लीज मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे रास्ता दिखाइए।
ख्यालों से बाहर आते ही बिविन ने अचानक पूछ लिया, क्या आप लॉर्ड लूमिनास को समन करना चाहती हैं? आयशा के चेहरे की हैरानी देखकर बिविन को पक्का यकीन हो गया कि वाटर गॉड ने जो कुछ भी बताया था वो सब सच था। वो तुरंत अपने एक घुटने के बल नीचे झुका और बड़े प्यार से बोला, प्रिंसेस, सच तो ये है कि मेरी भी एक ऐसी विश है जो अब तक पूरी नहीं हुई है। बिविन को यूं अचानक घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करते देख आयशा हक्का बक्का रह गई। पर उस वक्त बिविन की आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसे उस रात की याद आने लगी जब उसने वाटर गॉड से सवाल किया था, आपने मुझे ही क्यों चुना? अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो और भी तेज तरीके हो सकते थे, जैसे एम्परर या क्राउन प्रिंस के पास जाना। तब वाटर गॉड ने कुछ पल खामोश रहकर खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा था, इंसान अपने खून के रिश्तों को लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद होते हैं ना? क्या मैं सच में बस ये नहीं चाहता कि वो बच्ची मुझसे नफरत करे? असल में मैंने तुम्हारे अंदर उन लोगों जैसी ही तड़प देखी है। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें उसकी रक्षा करनी ही होगी, उस इंसान की जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। वापस असलियत में लौटते हुए बिविन सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था। वो दिल से कहना चाहता था कि मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूं, पर ये लफ्ज उसकी जुबान तक आकर रुक गए। उसने बात पलटते हुए कहा, स्पिरिट किंग को समन करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और फिलहाल आपकी पावर शायद इसके लिए काफी नहीं है। ये जानी पहचानी बातें सुनकर आयशा तुरंत समझ गई कि ये सब उसे किसने बताया है। लगता है तुमने ये सब किसी और से सुना है। बिविन ने बात जारी रखी, तो क्या आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढने वाली हैं, जैसे अपनी जान की बाजी लगाकर? आयशा को थोड़ी निराशा हुई। जिसने तुम्हें ये खबर दी है, क्या उसी ने तुम्हें मुझे मनाने के लिए भेजा है? तुम वापस चले जाओ, तुम चाहे जो भी कहो, मैं अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाली। अभी आयशा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बिविन ने बड़ी मजबूती से कहा, प्लीज मुझे समनिंग पूरी करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं एक नामी ड्यूक परिवार का मैजिक स्वॉर्ड्समैन हूँ। मेरी बॉडी में माना और लाइफ फोर्स की कैपेसिटी कम नहीं है। अगर एम्पायर को जीत दिलाने और किसी कीमती इंसान के रास्ते की हिफाजत करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी आपकी मदद करूंगा। आयशा ये सुनकर दंग रह गई। बिविन गोंगजी, क्या आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? वो अच्छी तरह जानता था कि जन्मजात माना वाले स्पिरिट मास्टर्स के मुकाबले एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन बचपन से ट्रेनिंग करके माना जमा करता है, इसलिए उसकी पावर जाहिर तौर पर कम होती है। अगर उसने अपना सारा माना उसे दे दिया तो वो कभी दोबारा मैजिक यूज नहीं कर पाएगा। जब भी वो उसकी उन आंखों को देखती थी जिनमें एक गहरा दुख छिपा होता था, तो उस दुख को दूर करने के लिए उसका मन करता था कि वो उसे सहारा देकर आगे बढ़ाए। बिविन ने अपना सर उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा है। आयशा का मन भर आया, आखिर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? बिविन ने पूरी सच्चाई से कहा, ताकि आपके चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान आ सके। यही वो विश थी जो मैंने उस रात सितारों से मांगी थी। आयशा के दिमाग में उसकी कही हुई बातें गूंजने लगीं। इस बार भी वही था वो इंसान जो हमेशा जरूरत पड़ने पर किसी राजकुमार की तरह आकर उसे बचा लेता था। उसी की वजह से वो बिना रुके हमेशा आगे बढ़ पाई थी। वही था जो उसे गिरने से बचाने के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन उसने साफ मना कर दिया, मैं तुम्हारी इस बात को रिजेक्ट करती हूँ। इससे पहले कि बिविन वजह पूछ पाता उसने बात जारी रखी, मैंने कहा था ना कि मेरी विश बहुत बड़ी है। मेरी विश सिर्फ स्पिरिट किंग को समन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने उन सभी लोगों की हिफाजत करना भी है जो मुझे प्यारे हैं, ताकि आखिर में हम सब साथ मिलकर खुश रह सकें। ये मेरा बहुत पुराना सपना है और मैं इसे अपने हाथों से पूरा करना चाहती हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, बस थोड़ा और इंतजार करो। बिविन बड़े प्यार से आयशा को देख रहा था और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। पर जाने से पहले वो उसे टोकना नहीं भूली, आगे से कभी अपनी जान जोखिम में डालने वाली ऐसी हरकत मत करना। अगर मेरी विश पूरी होनी है तो उसके लिए तुम्हारा साथ होना भी जरूरी है, इसलिए तुम पीछे मत हटना। अगर तुम ही नहीं रहे तो फिर मैं अपने भाई की जिम्मेदारी और किसके भरोसे छोड़ूंगी? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसेस रेजिडेंस पहुंचने के बाद उसने अपने अल्टीमेट स्पिरिट लूडियन को समन किया और कहा, प्लीज मुझे स्पिरिट रेल्म ले चलो। फंसे हुए लूमिनास को आजाद कराने के लिए आयशा ने उससे ये गुजारिश की थी, पर लूडियन ने साफ मना कर दिया, अभी कोई भी वहां नहीं जा सकता। जब उसने वजह पूछी तो उसने शांति से जवाब दिया, क्योंकि वो इंसानों की दुनिया के मामलों में दखल देने की सजा भुगत रहे हैं। ये सुनकर आयशा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब उसे बचाने के लिए हुआ था। उसने फिर से विनती की, तब तो मेरा जाना और भी जरूरी है। मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरे मुश्किल वक्त में बड़े प्यार से मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। मैं उन्हें अब और अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आयशा की आंखों में वो पक्का इरादा देखकर लुडन ने उसे नहीं रोका। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, पर जाने से पहले एक बात गांठ बांध लो, स्पिरिट रेल्म में वक्त की रफ्तार यहाँ से बिल्कुल अलग है। मुमकिन है कि जब तुम अपनी विश पूरी करके वापस लौटो तो यहाँ सिर्फ एक पल बीता हो, या फिर हो सकता है कि तब तक जंग ही खत्म हो चुकी हो।
इस बात की तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। फिर भी तुम्हें वहीं जाना है ना? आयशा गहरी सोच में डूब गई, लेकिन उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। भाई मेरे वापस आने तक पक्का होल्ड करके रखेंगे। फाइनली उसने अपनी हेजिटेशन को साइड में किया। चलो, लूमिनस लॉर्ड जहां है वहीं चलते हैं। दूसरी तरफ एमील ने फाउंडे सिटी को सक्सेसफुली वापस कैप्चर कर लिया था। निसिस अपने सोल्जर्स के साथ सेलिब्रेशन पार्टी कर रही थी। सबने अपने ग्लासेस हवा में रेज किए। आज की विक्ट्री तुम्हारी है। सबको हंसता खेलता देखकर निसिस ने सैटिस्फैक्शन में अपना सर हिलाया। टेंट में वापस आकर उसने एक लंबी सांस ली। सॉरी गाइज, तुम लोगों को तो चैन से ड्रिंक एंजॉय करने का टाइम भी नहीं मिला। तुम लोग जो आसपास के कंट्रीज में घूम रहे हो उसका रीजन यही है ना? चुपचाप ट्रैप सेट करना। लास्ट निगोशिएशंस में हमने ली आउडन सी एरिया को ऑब्जर्व करने के राइट्स ले लिए थे। अब हम एक एडवांटेजियस लोकेशन पर एम्बुश सेट करेंगे। ब्लैक आर्मर पहने हुए जनरल ने बात आगे बढ़ाई। अगर कनिंग और स्कीमी होने की बात हो तो ये लोग टॉप टियर हैं। निसिस ने ठंडे दिमाग से कहा, लेकिन मानना पड़ेगा ये भी एक तरह की स्ट्रैटेजी ही है। लकीली मैं पहले डिप्लोमैटिक एनवॉय रह चुकी हूं, इसलिए मुझे आसपास के टेरेन की थोड़ी नॉलेज है। मैं रफ आइडिया लगा सकती हूं कि एनिमी किन लोकेशंस को अपना बेस बनाएगा। हमारा नेक्स्ट बेस केन माउंटेन के ईस्ट में ओबेल्जिया कासल होगा। उसके बाद हम रॉटमॉन्ड पोर्ट पर ली आउडन के साथ मीटअप करेंगे। वहां हम सप्लाईज और ट्रूप्स रीस्टॉक करेंगे। साथ ही हम सेकेंड आर्मी से मिलने की तैयारी भी कर रहे हैं, इसलिए प्लीज पहले ही कुछ तेज लोगों को भेज दो जो एनिमी की मूवमेंट्स पर क्लोज नजर रखें। ये बात वहां मौजूद एक जनरल ने कही। सुना है ड्यूक लूसल काफी बूढ़े हो गए हैं और अब उनकी जगह उनके डिसाइपल ने ले ली है। ड्यूक के साथ जंग के मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले साथी के तौर पर मुझे ये जानकर काफी दुख हुआ। ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने खुद वाइस कमांडर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। तभी आइसिस ने एक ठंडी आह भरते हुए समझाया, मामले की पूरी सच्चाई जानने के बाद रॉयल फैमिली में से किसी ने भी उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया, पर वो बंदा है ही इतना जिद्दी। सच तो ये है कि इस वक्त उस पोजीशन पर रहने की सबसे ज्यादा इच्छा उसी की होगी। एक वक्त था जब जख्मों से चूर बिविन आइसिस के सामने घुटनों पर बैठा था। उसने खुद वाइस कमांडर का पद छोड़ते हुए कसम खाई थी कि वो एमील की तलवार बनकर जंग में अपनी जान लगा देगा। पर इन सब के बावजूद आइसिस को पूरा यकीन था कि वो वापस जरूर आएगा, क्योंकि इस जंग को उसकी जरूरत है। आइसिस ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, चलो इससे पहले कि सोल्जर्स के जाम टकराने का शोर थमे, हमें अपना काम निपटा लेना चाहिए। अब मैं कॉम्बैट प्लान समझाने जा रहा हूँ। इसी बीच आयशा लूडियन के साथ स्पिरिट वर्ल्ड पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचते ही उसे इतना जबरदस्त चक्कर आया कि उसका जी मिचलाने लगा। लूडियन ने उसे संभालते हुए बताया, एक इंसानी शरीर के साथ स्पेस ट्रैवल करने पर बॉडी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए ये सब नॉर्मल है। स्पिरिट्स की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है मेरी कॉन्ट्रैक्टर। पहली बार स्पिरिट वर्ल्ड आई आयशा वहां की हर चीज को बड़े चाव से देख रही थी। वहां का आसमान हो या इमारतें, सब कुछ किसी हसीन सपने जैसा लग रहा था। लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे के बीच लूर और लिमियर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा दुश्मन सामने आ गया हो। आयशा बस हैरान रह गई। अरे बस भी करो, ये बचपना बंद करो और थोड़ा दूर हटो मुझसे, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन लिमियर भी कहाँ मानने वाला था, वो भी इस मस्ती में शामिल हो गया। शुक्र है कि लूडियन ने वक्त पर आकर सिचुएशन संभाल ली और ये ड्रामा यहीं खत्म हुआ। अब लूमिनस का ठिकाना ढूंढने के लिए उसने वहां मौजूद स्पिरिट से पूछा, क्या आप लोगों को पता है कि लॉर्ड लूमिनस कहाँ है? स्पिरिट्स आपस में कुछ देर खुसुर पुसुर करते रहे। फिर उनमें से एक आगे आया और बोला, राजा को अभी कैद करके रखा गया है। भगवान ने वहां एक बैरियर गेट सेट किया है और राजा खुद उसके अंदर गए थे। वहां के हालात बहुत खराब हैं, कोई दूसरा स्पिरिट वहां कदम तक नहीं रख सकता और न ही कोई बाहर से अंदर देख सकता है। ये सुनकर आयशा थोड़ी उदास हो गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं लॉर्ड लूमिनस से नहीं मिल पाऊंगी? क्या मैं उन तक एक लेटर भी नहीं पहुंचा सकती? सब कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर उसने दोबारा सवाल किया, तो क्या आप मुझे उस जगह तक ले जा सकते हैं जहां वो हैं? मुझे लूमिनस लॉर्ड से मिलना ही होगा। आयशा की मासूमियत के आगे वो छोटे नन्हे स्पिरिट्स भी हार मान गए और उसे तुरंत उस जगह ले गए जहां लॉर्ड मौजूद थे। वहां पहुंचकर लिमियर और रूडियन ने नोटिस किया कि ये बैरियर तो वाकई लाजवाब है, एकदम स्ट्रांग और परफेक्ट, जिसे पार करना स्पिरिट्स के बस की बात भी नहीं थी। आयशा गहरी सोच में डूब गई। स्पिरिट वर्ल्ड और इंसानी दुनिया में वक्त की रफ्तार अलग अलग होती है। उसने मन ही मन सोचा, आपने यहाँ अकेले कितना वक्त बिताया होगा? क्या आपको अकेलेपन में ठंड नहीं लगी? क्या आप भी मुझसे मिलना चाहते थे? उस बैरियर को देखते हुए वो खुद से ही बातें करने लगी। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि उस दिन आपकी तरफ से बढ़ाए गए हाथ को थाम सकूं। आखिर ये दरवाज़ा खुलेगा कैसे? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक लूमिनस उसकी आंखों के सामने आ गए। वो हैरान रह गई।
पर अगले ही पल उसे जोरदार झटका लगा, जैसे वो हवा में हो। उसे एहसास हुआ कि वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रही है। गई भैंस पानी में, अब तो सीधा नीचे गिरूंगी। खैर, आगे क्या होगा ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। कहानी के फ्लैशबैक में चलें तो जब स्पिरिट किंग पहली बार पैदा हुए थे तब वो दुनियादारी से एकदम अनजान थे। उन्हें देख जल देवता ने बड़े प्यार से उन्हें समझाना शुरू किया। क्या सब तुमसे दूर भाग रहे हैं? लूमिनस ने सिर हिलाकर जवाब दिया, सब मुझे बड़ी प्यार भरी और नजरों से देखते तो हैं, पर जैसे ही मैं पास जाता हूं सब दूर होकर मुझे बड़ी सावधानी से नोटिस करने लगते हैं। जल देवता कुछ पल के लिए शांत हो गए और बोले, इतना सब कुछ समझ लेने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर कोई दुख नहीं दिख रहा। तुम अभी एक ताज़ा खिले हुए फूल की तरह हो। वैसे तो स्पिरिट्स अपना राजा एडल्ट होने के बाद चुनते हैं, पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, और वो तब होता है जब किसी के पास ईश्वर की शक्ति के सबसे करीब वाली रोशनी हो। डार्क स्पिरिट किंग्स का जन्म ही एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए होता है। जब कोई नया राजा बिल्कुल ब्लैंक स्टेट में पैदा होता है तो वो एक क्रूर तानाशाह भी बन सकता है और अपने लोगों का ख्याल रखने वाला मसीहा भी। कोई नहीं जानता कि वो आगे चलकर कैसा बनेगा, और यही अनजाना डर लोगों को शुरू से ही डराने लगता है। शायद इसलिए भी क्योंकि अब तक तुम्हारे अंदर कोई बदलाव आ जाना चाहिए था, पर तुम्हारा दिल आज भी पहले की तरह बिल्कुल कोरा कागज ही है। पुरानी यादों से निकलकर जब लूमिनस अपनी सोच में डूबे थे तभी अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वो और कोई नहीं, सालों बाद सामने खड़ी आयशा थी। खुद आयशा भी हैरान थी कि अचानक लूमिनस उसके सामने कैसे आ गए, पर अगले ही पल उसका पैर फिसल गया और वो आसमान से तेजी से नीचे गिरने लगी। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर शुक्र है कि लूमिनस ने उसे सही सलामत अपनी बाहों में पकड़ लिया। अपनी इस बचकानी हरकत पर आयशा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। शुक्रिया कहने के बाद उसने फौरन पूछा, मैं आखिर यहाँ अंदर आई कैसे? मैंने तो सुना था कि यहाँ बहुत तगड़ा बैरियर लगा हुआ है। तभी अचानक लूमिनस ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। आयशा के टोकने पर वो होश में आए और झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। वो थोड़े असहज दिखे और नजरें चुराने लगे। आयशा को इसमें मजा आने लगा। उसने पहली बार उन्हें इस तरह के एक्सप्रेशंस देते देखा था। उसने सोचा, शायद बहुत दिनों बाद मिलने की वजह से वो थोड़े घबरा गए हैं। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। असल में हमेशा लूमिनस लॉर्ड ही मुझे ढूंढते हुए आते थे, इसलिए मैं वापस आने के बाद मैंने सोचा था कि इस बार मैं आपको ढूंढूंगी। भले ही मेरी एंट्री लूमिनस लॉर्ड जैसी कूल न रही हो, पर फाइनली इस बार मैंने आपको पहले ढूंढ ही लिया। उसे उम्मीद थी कि लॉर्ड भी उससे मिलने के लिए उतने ही बेताब होंगे। तभी अचानक पूरा स्पेस जोर जोर से हिलने लगा। लूमिनस ने समझाते हुए कहा कि शायद क्रिएटर गॉड को किसी इंट्रूडर के आने का पता चल गया है। आयशा ने घबराकर पूछा, अभी बाकी स्पिरिट्स भी उस गॉड का जिक्र कर रहे थे, आखिर ये क्रिएटर गॉड है कौन? उन्होंने बताया, वो इस पूरी दुनिया को संभालने वाले ओरिजिनल गॉड हैं और ये बैरियर उन्हीं की मर्जी से बनाया गया है। मेरी अपनी पावर भी इतनी नहीं है कि मैं यहाँ से आसानी से बाहर निकल सकूं। पता नहीं कैसे, पर अगर तुम यहाँ अंदर आ सकती हो तो बाहर भी जा सकती हो, इसलिए फौरन यहाँ से निकल जाओ। लेकिन आयशा ने उनका हाथ थाम लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो अभी ठीक से बात भी शुरू नहीं की है। लूमिनस ने उसे प्यार से देखा और बोले, आयशा, तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भले ही तुम्हें हमेशा लगता हो कि तुम काफ़ी नहीं हो, पर मेरी नज़रों में तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हें देखकर लगता है कि मेरा इंतज़ार करना बेकार नहीं गया। साथ बिताए इस वक्त में तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और तुमने खुद भी अपनों की कदर करना सीख लिया है। इसलिए आखिरी दम तक मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूँ। फिक्र मत करो, हमेशा की तरह मैं बहुत जल्द फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर अगले ही पल उन्होंने उसे समन करने का ख्याल छोड़ने को कह दिया। आयशा वजह पूछना चाहती थी, पर बदले में उसे सिर्फ लूमिनस का रूखापन और खामोशी मिली। मैं स्पिरिट वर्ल्ड का हिस्सा हूँ और अब मैं इंसानों की दुनिया में अपना टाइम और बर्बाद नहीं कर सकता। आगे चाहे जो भी मुश्किल आए, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी ताकत के दम पर आगे बढ़ती रहोगी। आयशा का दिल टूट सा गया। अभी तो उन्होंने कहा था कि वो हमेशा साथ रहेंगे। उसने यकीन न कर पाने वाली आवाज में चिल्लाकर कहा, मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी, मुझे कोई और असली वजह बताइए। लूमिनस ने बात जारी रखी, अब से अपने पुराने सारे दुखों को भूल जाओ और अपने उन लोगों के साथ हमेशा खुश रहो जिन्हें तुम चाहती हो। आयशा पलटकर कुछ जवाब देना ही चाहती थी, पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे उनकी आंखों में वो बेबसी और तड़प साफ नजर आ गई। उस पल उसे सब समझ आ गया, ये सब उसके लिए ही था। अगर कोई स्पिरिट किंग को जबरदस्ती समन करता है तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। आपको सब पहले से पता था। क्या वाकई आप यही चाहते हैं? लूमिनस कुछ पल के लिए खामोश रहे और फिर बोले, यही सबसे बेहतर फैसला है और यही सही रास्ता भी है। तभी वहां का स्पेस और भी तेजी से टूटने लगा।
आयशा ने अपने हाथ फैलाए और उन्हें कसकर गले लगा लिया। अब मैं समझ गई हूं, ये उस इंसान का बचपना है जिसके पास खोने के लिए कुछ बहुत कीमती हो। जब कोई चीज बहुत ज्यादा प्यारी होती है तो उसे खोने का डर इंसान को कमजोर बना देता है और वो डगमगाने लगता है। क्या मैं आपके लिए इतनी कीमती बन गई हूं? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। शुक्र है कि मैंने आपको झूठ बोलना नहीं सिखाया। तभी उनके पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल उभरने लगा। लूमिनस समझ गए कि ये समनर की शक्ति है। उसी पल आयशा के शरीर से उसकी माना एनर्जी बहुत तेजी से बाहर निकलने लगी। वो बुरी तरह डर गए और उसे रुकने के लिए कहा, अगर तुमने ये समन जारी रखा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। आयशा चैन से मुस्कुराई और बोली, मैं पहली बार लूमिनस लॉर्ड के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस देख रही हूं। हमेशा न समझ आने वाले इस स्पिरिट किंग के चेहरे पर भी आखिर इतने सारे इमोशंस दिख ही गए। सच तो ये है कि जब आप मेरे पास नहीं थे तब मैंने आपको बहुत याद किया। मैं चाहती हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, इसीलिए मैं यहां आई हूं। और मेरे लिए आप भी उतने ही कीमती इंसान हैं। लूमिनस कुछ पल के लिए खामोश रहे और फिर बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या ये सच है? क्या मैं भी उन लोगों की तरह तुम्हारे दिल में इतनी खास जगह बना पाया हूं? आयशा ने पूरी हिम्मत और यकीन के साथ जवाब दिया, हाँ। उस पल उन्हें जल देवता की सिखाई बात याद आई कि बस अपनी नज़र और कदमों पर ध्यान देना। जिसे तुम्हारा दिल चाहता है वो इंसान जो तुम्हारी रूह को छू ले, वो तुम्हारी इस जर्नी में तुम्हें जरूर मिलेगा। जब वो वक्त आए तो डरना मत, बल्कि उसे पूरी तरह संजो कर रखना, क्योंकि वही वो शख्स होगा जो तुम्हारी कभी न खत्म होने वाली जिंदगी का मकसद तय करेगा। और इस जुड़ाव को तो शायद ऊपर वाला भी नहीं बदल सकता। तभी लूमिनस ने बड़े ही गंभीर भाव से कहा, मैं शपथ लेता हूं कि मैं आयशा की सेवा करूंगा और वो मेरी मास्टर होंगी। इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ और वो अपनी असली ताकत के साथ एक सच्चे स्पिरिट किंग बन गए। तो ये था उनका असली मकसद। बहुत अच्छा हुआ, फाइनली मैं तुमसे मिल पाया। आयशा एक बार फिर गहरी नींद में सो गई, लेकिन इस बार लूमिनस दूर खड़े होकर उसकी मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और खुद उसका ख्याल रखने लगे। उन्होंने बड़े प्यार से उसे देखा और धीरे से कहा, तुमने बहुत मेहनत की है, अब सुकून से सो जाओ। उसी वक्त सपनों की दुनिया में खोई आयशा ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। अब वहां बचपन का वो अंधेरा और डर नहीं था, बल्कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। उसके दिल का सारा डर और अंधेरा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ मारियाना के पीछे काम करने वाली शक्तियों को एहसास हो गया कि लूमिनस को समन किया जा चुका है। मारियाना गुस्से में चिल्लाई, इसका क्या मतलब है? तुमने तो कहा था कि स्पिरिट किंग को समन करना इम्पॉसिबल है। उस रहस्यमयी शख्स ने कांपते हुए कहा, ये फीलिंग बहुत बुरी है, हमें उसे फौरन खत्म करना होगा। अब मारियाना थोड़ी शांत हुई और सोचने लगी, तो आखिर एमील एम्पायर की राजकुमारी ने उसे समन कर ही लिया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने दूंगी, आखिर मैं सिर्फ एक्टिंग में ही माहिर नहीं हूं। इधर एमाइल और आइटनबेल के बीच की जंग अब अपने डिसाइसिव मोड पर पहुंच गई थी। आइसिस को उलझाए रखने के लिए रोल्स की लीडरशिप में लैंड फोर्स तैयार थी। वो अपने सोल्जर्स का हौसला बढ़ा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी फटी पड़ी थी, क्योंकि उसने पहले कभी इतना बड़ा मंजर नहीं देखा था। रोल्स अपनी इस हालत के लिए एमिल को कोस रहा था। असल में वो सबसे छोटा राजकुमार था और उसे सत्ता की लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस एक आराम की जिंदगी जीना चाहता था। पर अब प्लान के मुताबिक उसे और उसके साथियों को बस क्राउन प्रिंस को रोके रखना था, जबकि आइटनबेल की आर्मी सी पोर्टल के जरिए हमला करने वाली थी। उसे लगा कि अब दुश्मन उनके जाल में फंस चुका है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। अगर उसने सच में एमिल की राजधानी पर कब्जा कर लिया तो सारा क्रेडिट उसे मिलेगा। क्या ये एक जैकपॉट लगने जैसा मौका नहीं है? तभी एक सोल्जर ने आकर रिपोर्ट दी कि दुश्मन अपनी पहली टारगेट लोकेशन पर पहुंचने ही वाला है। रोल्स का कॉन्फिडेंस अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गया। आ जाओ, अब मैं अपना असली जलवा दिखाऊंगा। नर्क में तुम्हारा स्वागत है, एमिल के क्राउन प्रिंस। दूसरी तरफ आइटनबेल के राजमहल में खबर पहुंची कि उनकी लैंड फोर्स और दुश्मन के बीच भिड़ंत शुरू हो चुकी है। लाकियस ने तुरंत ऑर्डर दिया, कमांडर से कांटेक्ट करो। तभी आर्सन का होलोग्राम सामने आ गया। मारियाना को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। उसने हुक्म दिया, सारे एरियाज के सॉर्सरर्स को बोल दो कि टेलीपोर्टेशन की तैयारी करें। मिशन अभी शुरू करो। आर्टिफिशियल आइलैंड पर मौजूद आर्सन ने ऑर्डर मिलते ही अपनी मैजिक स्टाफ निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते समंदर की लहरें बेकाबू होने लगीं और एक विशाल युद्धपोत धीरे धीरे पानी से बाहर आया। आर्सन ने मन ही मन सोचा, आखिरकार इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। हमने आयशा को इस आइलैंड के बारे में बता दिया है, तो जाहिर है कि एमिल की सेना चौकन्नी होगी और आसानी से हमला नहीं करेगी। आइलैंड के नीचे लगे बम दुश्मन को रोकने के लिए काफी हैं, ताकि हम सुरक्षित तरीके से जमीनी रास्ते से निकल सकें। सबसे जरूरी ये है कि पोर्टल बंद करते वक्त कोई गलती न हो। ये सिरदर्द वाला काम आज खत्म हो ही जाना चाहिए। तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। आर्सन ने पलटकर पूछा, क्या हुआ?
एक सोल्जर ने भागते हुए रिपोर्ट दी, सर, हमला हुआ है। दुश्मन की तरफ से कई जंगी जहाज हमारी ओर बढ़ रहे हैं। आर्सन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने दूर देखा तो वाकई कई वॉरशिप्स तेजी से चले आ रहे थे और उनके लीडर को देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। इधर जमीनी जंग में पासा पूरी तरह पलट चुका था। रोल्स को कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि सामने वाला शख्स इंटेल में बताए गए आईसिस के हुलिये से मेल नहीं खा रहा था। उसे लगा था कि आईसिस अपनी हैवी इक्विपमेंट की वजह से शायद स्लो हो जाएगा या कोई गलती कर बैठेगा, लेकिन वो बंदा तो इतना फास्ट और एक्यूरेट निकला कि किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। ठीक उसी वक्त आर्टिफिशियल आइलैंड की फर्स्ट यूनिट से कॉल आया। उसने हड़बड़ी में कहा, जल्दी से आर्सन को बोलो कि वो रियर सपोर्ट दे। पर बदकिस्मती से जवाब में एक बहुत बुरी खबर मिली। लॉल्स और आर्सन के तो होश ही उड़ गए जब उन्हें पता चला कि क्राउन प्रिंस आइसिस तो असल में शिप पर मौजूद हैं। अब सवाल ये था कि अगर वो शिप पर हैं तो इस वक्त बैटलफील्ड में दुश्मनों की धुलाई कौन कर रहा है। असल में जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले आइसिस और बिविन के बीच एक सीक्रेट कॉन्वर्सेशन हुई थी। आइसिस ने कहा, हम ओशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्मली हमें नेवल बैटल्स अवॉइड करनी चाहिए, पर पिछली फाइट में मैंने जनरल ईडनबेल का चेहरा देखा था जब वो रिट्रीट कर रहे थे। वो सब जानबूझकर एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे ताकि हमें ल्योर कर सकें। पर मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोकेशन एक प्लेन वेस्टलैंड है। मतलब साफ है, ये पूरा स्टेज ही एक ट्रैप है। उसने आगे कहा, तो आर्टिफिशियल आइलैंड बस उनका एक चारा है हमें फंसाने के लिए। उनके सारे हिडन कार्ड्स और ट्रम्प कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करने में जो मजा है वो और कहाँ मिलेगा, है ना? बिविन ने हल्की स्माइल के साथ कहा, अब मुझे समझ आया कि आपने इतना अजीबोगरीब और क्रेजी डिसीजन क्यों लिया था। आइसिस जोर से हंस पड़ा, सच कहूं तो ये प्लान सोचते ही मुझे सबसे पहले तुम्हारी वो मनहूस शक्ल याद आ गई। खैर, अब आगे का काम तुम्हारे हवाले। मैं निकलता हूं, याद रखना लेट मत होना। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अपने हेलमेट के अंदर बिविन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो सोचने लगा, वाकई हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा ही रूथलेस है। अपनी सबसे कीमती चीज दूसरों के भरोसे ऐसे छोड़ देता है जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। वापस मुड़कर देखने की हिम्मत, बस उन्हें फॉलो करना ही अपने आप में एक हैवी बर्डन है। उस वक्त उनके पीछे खड़े रहने के लिए मैं एक पल के लिए भी रिलैक्स नहीं हो सकता। चलो, इसे यहीं खत्म करते हैं। आइसिस के आने से आर्सन का पूरा प्लान गड़बड़ा गया था। जब तक वो वहां है, गिराए गए बॉम्ब्स ब्लास्ट हो ही नहीं सकते। वो अभी कंफ्यूज हो ही रहा था कि तभी कम्युनिकेटर से एक डेस्परेट आवाज आई, कमांडर, तुम क्या कर रहे हो? पोर्टल रेडी है। सारी मैजिक पावर इकट्ठा करो और बॉम्बार्डमेंट शुरू करो। इन्वेडिंग फ्लीट को टारगेट करो अभी। लैकियस की घबराहट भरी आवाज सुनकर वो अचानक शांत हो गया। प्लान अभी फेल नहीं हुआ है। चूंकि एमिल की आर्मी आ चुकी है तो ये एक्चुअली एक मौका है। उसने जोर से कम्युनिकेटर को क्रश कर दिया और तुरंत ऑर्डर दिया, ये हमारे देश की डेस्टिनी का सवाल है। सारे एरियाज के वॉरलॉक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर पोर्टल को मेंटेन करो। वो बड़े ध्यान से आसपास ऑब्जर्व करने लगा, सारी टेलीपोर्टेशन मैजिक पावर को गैदर करते हुए। अगर कंट्रोल डिवाइस को एक ही जगह एम किया तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होकर रैम्पेज मचा देगी। क्या मैं अकेले ये कर पाऊंगा? अनजाने में ही उसने अपने हाथ में पकड़ी मैजिक वॉन्ड को कस लिया। मेरे पास अभी भी मास्टर की छोड़ी हुई माना बाकी है। भगवान की मर्जी के खिलाफ जाकर न जाने कितने पाप किए, तब जाकर मुझे ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। मेरे साथ जहन्नुम में जाओ ईडनबेल। वो ईडनबेल को पूरी तरह तबाह करके उसे आयशा के लिए एक गिफ्ट बनाना चाहता था। मैजिक स्टोन से एक बहुत तेज लाइट निकली और सीधे टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल में जा समाई। उधर लैकियस अभी भी पागलों की तरह कम्युनिकेटर पर चिल्ला रहा था। उसने सोल्जर्स को कनेक्शन रिपेयर करने का ऑर्डर दिया ही था कि तभी खिड़की के बाहर कुछ अजीब हुआ। लैकियस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सपोर्ट दिखा देना। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी।